हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इससे पहले जो 2 वीडियोस अपलोड हुए थे उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि जो 600 टू 750 CE तक बोथ नॉर्थ इंडिया और सदर्न इंडिया का क्या सीन रहा। उसके बाद हम जंप करेंगे फ्रॉम द पीरियड 750 टू 1000 CE तक बोथ नॉर्थ एंड सदर्न इंडिया में क्या हुआ। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वो वाला केस था यहाँ पे। तो ट्राइपार्टाइट मतलब त्रिकोणीय स्ट्रगल जो था। तो कौन कौन से 3 कंटेस्टेंट थे इसमें। एक तो गुर्जर प्रतिहारज, देन सेकंड हमारे जो राष्ट्रकूट, देन नेक्स्ट पालज। ठीक है, तो ये तीनों थे कॉम्पिटिटर्स। तो थोड़ा मैप अगर देखेंगे इंडिया का उसी टाइम पे, रफ डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो ये जो जगह था ये प्रतिहारज का था, गुर्जर प्रतिहारज। देन उसके नीचे ये जो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका रीजन, ये उसी टाइम का, यहाँ पे राष्ट्रकूटस थे। और यहाँ पे बंगाल के रीजन में पालस थे। तो उसके बाद और नीचे यहाँ पे चोलस जो सदर्न इंडिया में आएगा। ठीक है, तो ये तीनों नॉर्थ इंडिया में किस चीज़ के लिए एक्चुअली ये स्ट्रगल करते थे ना। यहाँ पे कहीं पे होगा अपना कन्नौज। कन्नौज एक अच्छा सा एक लैंड था जो कि गैंगेटिक रीजन में बहुत ही पावरफुल रिच लैंड था। तो उसी के लिए ही ये लोग लड़ाई करते थे। तो ये हो गया गुर्जर प्रतिहारज, राष्ट्रकूटस एंड पालस के ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो इन्हीं के किसी एक राजा मतलब एक राजा ने लड़ा नहीं था। तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनके कोई ना कोई राजा आपस में कन्फ्लिक्ट में आते थे फॉर द ऑक्यूपेंसी ऑफ कन्नौज एरिया। तो ये जो कन्नौज एरिया है वो एक्चुअली शिफ्ट होता रहता था। कभी गुर्जर प्रतिहारज इसको एक्वायर करते थे, कभी राष्ट्रकूटस एंड कभी पालस। ठीक है, लेकिन मोस्टली पावरफुल रहे ये जो राष्ट्रकूट एरिया। राष्ट्रकूट वाले बहुत ही ज़्यादा टाइम तक कन्नौज के ऊपर उन्होंने अपना दबदबा जमाया था। तो ये बड़ा लार्ज एरिया था। और ये जो राष्ट्रकूटस है वो नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया के बीच में एक ब्रिज की तरह भी काम करते थे। So there was cultural connection between both north and southern India over by the help of Rashtrakutas actually. So first of all हम देखेंगे in detail गुर्जर प्रतिहारज डायनेस्टी। गुर्जरा प्रतिहारा, तो इनको हम प्रतिहारा डायनेस्टी भी बोलते थे। और इनका जो ऑरिजिन है वो एक्चुअली ये लोग एक पैस्टोरल ग्रुप थे, पैस्टोरल। ठीक है, तो पैस्टोरल लाइफस्टाइल था इनका और फाइट भी करते थे कभी कभी। और इनकी जो किंग थी, डायनेस्टी के जो किंग थे, ही वाज कंसिडर्ड द एपिक हीरो लक्ष्मण। लक्ष्मण इनके हीरो थे इनिशियली। ठीक है, तो इन्होंने क्यों थे, क्योंकि वो लक्ष्मण को मानते थे क्योंकि राम के ब्रदर थे वो। और ये कंसिडर करते थे उनको एज द डोर कीपर ऑफ रामा। ओके, तो इन्हीं के मतलब लक्ष्मण के नाम से ही मतलब डोर कीपर। जब राम कहीं पे भी जाते थे तो लक्ष्मण उनकी मतलब देखभाल करते थे। तो डोर कीपर से ही इन्होंने अपना नाम लिया है, दैट इज़ प्रतिहारा, गुर्जर प्रतिहारा। एंड गुर्जर प्रतिहारा जाने जाते थे फॉर स्कल्पचर, कार्विंग एंड टेम्पल डिज़ाइन। तो आर्ट काफ़ी उच्च कोटिर था उनके टाइम पे। और जो ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट देखेंगे उनके द्वारा, तो अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो खजुराहो टेम्पल है वो इन्हीं की ही देन है। खजुराहो टेम्पल जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये जो डायनेस्टी है वो फाउंड की गई थी, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था हरिचंद्र। और इन्होंने लगभग जोधपुर रीजन जो है राजस्थान का, उन्हीं के आसपास ही ये डायनेस्टी को खड़ा किया था, जो कि साउथ वेस्टर्न राजस्थान के आसपास है।
और गुर्जर प्रतिहारज को माना जाता है कि उन्होंने जो अरब इन्वेडर्स थे उन्हीं को काफ़ी हद तक उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट में आए थे उनके साथ, और उन्होंने रोका भी था अरब आर्मीज़ को टू मूव टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ इंडस। एंड वो 8th सेंचुरी के सेकेंड क्वार्टर में, 8th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में वो थोड़ा अपना मतलब राइज हुआ था उनका, जिस टाइम के उनके रूलर थे नागभट्ट वन थे। ओके, सो नागभट्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उनका जो रेनिंग पीरियड था वो 730 से लेकर के 760 CE तक था, 730 टू 760 CE। एंड उनकी जो ये नागभट्ट को जाना जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड प्रोमिनेंट प्रतिहार किंग। एंड उन्होंने ही मोस्टली जो अरब आर्मीज थी इन्वेजन उनको रोका था और सक्सेसफुल भी हुए थे। एंड अरब आर्मी एक आए थे अंडर जुनैद एंड तामिन। तो इन्हीं का एक सक्सेसफुल कैंपेन रहा, मतलब नागभट्ट सक्सेसफुल हुए थे अगेंस्ट जुनैद एंड तामिन आर्मी, जो कि एक अरब आर्मी को कंट्रोल कर रहे थे। एंड उनका जो कंट्रोल था नागभट्ट का वो एक्सटेंड भी हुआ था अप टू मालवा रीजन, राजपूताना जो कि राजस्थान का जो एरिया है, और गुजरात तक भी साउथ में उनका एक्सपेंशन था। और ये एक इम्पोर्टेंट राष्ट्रकूट किंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए थे और उनको हराया भी था, जिनका नाम था ध्रुव। तो ध्रुव थे एक राष्ट्रकूट किंग। बहुत सारे ये जो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पालाज की कोई किंग एक साथ मतलब अपने आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आते थे। तो नागभट्ट वन कॉन्फ्लिक्ट में आए थे राष्ट्रकूट किंग ध्रुव के साथ और उनको हराया भी था। देन आते हैं नागभट्ट के एक सक्सेसर जिनका नाम था बत्सराजा। तो उनका जो रेन था 780 टू 800 CE था। तो ये अपना जो रूलिंग एक्सटेंशन था उसको बढ़ाया था और अपना जो कैपिटल कन्नौज को बनाया था वत्सराजा ने। तो इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था टू कन्नौज। एंड इतना ही जानना है बस इनके बारे में। और जब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में अगर देखेंगे तो धर्मपाला जो थे एक पाला किंग, उन्हीं को वत्सराजा ने हराया था, लेकिन वत्सराजा खुद हार गए थे फ्रॉम द राष्ट्रकूट किंग ध्रुव। तो ध्रुव को नागभट्ट वन ने हराया था, लेकिन ध्रुव ने अगेन उनके जो सक्सेसर वत्सराज उनको हरा दिया था। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स सी, थोड़ा मैप करते हैं। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारज, यहाँ पे पाला, यहाँ पे राष्ट्रकूट। तो नागभट्ट वन के टाइम में यहाँ पे थे ध्रुव, जिनको कि नागभट्ट ने हरा दिया था। लेकिन ध्रुव बैक, जब नागभट्ट वन के बाद यहाँ पे आते हैं वत्सराज, तो उनको ध्रुव ने हरा दिया था। लेकिन वत्सराज खुद एक पाला किंग जिनका नाम था धर्मपाल, उनको हराया था। तो ये चलता रहता था उनका, कोई किसी को हराए कोई किसी को हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एक तो ध्रुव और धर्मपाला, इन दोनों के बीच वत्सराज और नागभट्टवान का देखना वो प्रोबेबिलिटी, मतलब किसके साथ क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद रखना पड़ेगा, किसको किसने हराया था। देन वत्सराज के बाद आते हैं नागभट्ट टू। और जैसे यहाँ पे भी देखेंगे कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में क्या हुआ था। और इनका पहले देख लेते हैं 800 टू 833 CE तक इनका रूल था। और धर्मपालों को हराया था अपने वत्सराज ने, और धर्मपाला फिर से हारते हैं नागभट्ट टू से। नागभट्ट टू गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पे राष्ट्रकूटस, यहाँ पे पालस। तो यहाँ पे थे धर्मपाला, इनको नागभट्ट टू ने भी हराया था, वत्सराज ने भी हराया था। और उसी टाइम पे धर्मपाला गोविंद थ्री भी थे, गोविंद द थर्ड, उनसे भी हार गए थे। तो धर्मपाला के बहुत सारे डिफीट हुए थे उन्हीं के टाइम पे। पालज को बहुत हार मिली थी एक्चुअली। पाला के बारे में जब देखेंगे तो पढ़ेंगे। और नागभट्ट को सक्सेड किया था उनके एक सन हैं जिनका नाम था रामभद्र।
जो कि बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए रूल किए थे। एंड उनके बाद रामभद्र के एक सन आए जिनका नाम था मिहिर भोज या फिर भोजवान हम बोल सकते हैं, मिहिर भोज। और ये इनको बोला जाता है कि ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहारस। तो इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मिहिर भोज नागभट्ट टू के ग्रैंड सन थे। और मिहिर भोज का जो रूलिंग पीरियड हम देखेंगे वो 836 से लेकर के 885 तक रहे वो, और नियरली 46 ईयर तक वो रूल किए। एंड उनके जो अर्ली ईयर्स में उन्होंने मतलब पालर्स एंड राष्ट्रकूटज ने उनको हराया था, बट सब्सिक्वेंटली उन्होंने अपना दबदबा बढ़ाया था। एंड बहुत सारे फेडरेटरीज उनके हेल्प के थ्रू, जैसे कि चेदीज, गुहिलाज, इनके हेल्प के थ्रू भोजोवान ने हराया था पालर्स एंड राष्ट्रकूटर्स को। पहले वो हारे थे उनसे, लेकिन बाद में वो उभर के आते हैं। एंड उनका जो कैपिटल था वो कन्नौज में ही था। कन्नौज को वत्सराज ने शिफ्ट किया था। एंड अभी तक वही ही कैपिटल चल रहा है कन्नौज, जिनको कि मतलब कन्नौज को महोदया भी बोला जाता है। एंड एक इंस्क्रिप्शन था उनके नाम का जो कि बोला जाता है 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। और इसी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में उनकी एक मिलिट्री कैंप की मेंशन की जाती है, ठीक है, जो कि कन्नौज के आसपास हुआ था। एंड और अगर देखेंगे तो वो एक डिवोटी थे विष्णु भगवान के। एंड उन्होंने एक टाइटल भी लिया था मिहिर भोज ने, दैट इज़ आदि वराह। तो एक विष्णु वर्शिपर थे और टाइटल अब खुद को दिया था आदि वराह। एंड उनके अंडर में बहुत सारे किंगडम्स थे जिन्होंने कि उनकी सुप्रीमेसी को माना था, जैसे कि कलाचुरी, चंदेला, एंड सिंध के जो अरब्स थे उन्होंने भी मतलब मिहिर भोज के सुप्रीमेसी को अपनाया था। देन उनके बाद आते हैं महेंद्रपाला। तो एक बात तो ये है कि मिहिर भोज वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल किंग एमंग गुर्जर प्रतिहारस। एंड महेंद्रपाला भी काफ़ी अच्छे थे, और दोनों के अंडर में, भोज और महेंद्रपाला वन, उन्हीं के अंडर में जो प्रतिहार डायनेस्टी है वो अपनी पावर की पिक पर पहुंच चुकी थी। ओके। एंड जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था वो सिमिलरली जो गुप्ता एम्पायर था एंसेंट इंडिया का, गुप्ता एम्पायर के आसपास ही हो गया था। तो गुप्त जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने बहुत बड़ा ही इंडिया का मतलब पार्ट को एक्सटेंड किया था, उनका जो रूलिंग एक्सटेंशन था। तो हम देख सकते हैं इन दोनों के अंडर में काफ़ी मतलब एक्सटेंशन बढ़ गया था। एंड उन्होंने महेंद्रपाला ने एक बैटल भी लड़ा था विद द किंग ऑफ कश्मीर। एंड बट उन्होंने क्या है ना, भोज एक टेरिटरी जीते थे, उनको वो देना पड़ा टू द किंग ऑफ कश्मीर। एंड जैसे आदिवराह टाइटल लिए थे भोजोवान, उसी तरह महेंद्रपाला ने भी एक टाइटल लिया था, दैट इज़ महाराजा धीराज ऑफ आर्यव्रत। आर्यव्रत उसी टाइम पे नॉर्थ इंडियन को ही बोला जाता था, नॉर्थ इंडिया जो रीजन है, और उसी को महाराजा धीराजा ऑफ आर्यव्रत उन्होंने टाइटल लिया था। एंड उनकी एक उनके कोर्ट में एक एमिनेंट संस्कृत पोएट भी, ड्रामाटिस्ट एंड क्रिटिक थे, जिनका नाम था राजशेखर। राजशेखर ने कुछ बहुत सारे राइटिंग्स हैं उनके, वो इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। और महेंद्रपाला के बाद आते हैं हमारे महिपाला, महिपाला वन।
तो महिपालवान डिफीट हो गया था फ्रॉम द राष्ट्रकूटा किंग इंद्र III एंड कन्नौज उसी टाइम पे डिवास्टेड हो गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महिपाला। एंड महिपाला का जो रूलिंग टाइम था वो 913 से लेकर के 944 CE तक रहा और उसी टाइम पे कन्नौज का डिस्ट्रक्शन हो गया था। एंड गुजरात जो रीजन था वो राष्ट्रकूटा के यहाँ चला गया। उस टाइम पे राष्ट्रकूटा के किंग थे इंद्र III हरा दिए थे महिपालों को और जो गुजरात रीजन है वो राष्ट्रकूटा किंगडम में मिला दिए थे। एंड उसी टाइम पे क्या हुआ जब गुजरात रीजन चला गया राष्ट्रकूटस के अंडर, तो गुर्जर प्रतिहारस को एक डिफिट मिला कि उनको जो सी एक्सेस है थ्रू गुजरात उनको समंदर में एक्सेस मिलता था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और फिर उनके बाद आते हैं राज्यपाल एंड उनके बाद आता है यशपाल। इतने फेमस नहीं है ये दोनों, और यशपाल को हम बोलते हैं लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। एंड उसके बाद क्या होता है जो 1090 के आसपास गढ़वाल आ जाते हैं कन्नौज को कनकुर करने के लिए। तो प्रतिहारस जब थोड़ा थोड़ा मतलब यशपाल के बाद पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और वो उनका जो फॉर्मर इन्फ्लुएंस था वो गेन बैक करने के लिए वो अभी समर्थ नहीं रहा और वो नहीं कर पाए अपना जो गेन बैक ऑफ दैट पावर। एंड उनके बहुत सारे फेडरेटरीज थे जो छोटे छोटे ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने में लग गए और जो पूरा गुर्जर प्रतिहार एम्पायर था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है, एंड फाइनली जो 11th सेंचुरी के आसपास वो टोटली वाइप आउट हो गए फ्रॉम द पॉलिटिकल मैप। और उस टाइम पे गजनविद्स उनका भी रेड हुआ, तो उसी टाइम पे टोटली गुर्जर प्रतिहार डिसइंटीग्रेट हो गया था। और उनके बाद गुर्जर प्रतिहार जो रीजन था, ये अगर इंडिया मैप हो गया तो ये वाला जो रीजन है वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और उनसे पैदा हुए जो चौहान डायनेस्टी, जिनको चहामना भी बोला जाता है, और चालुक्यज या फिर सोलंकी भी बोलते हैं उनको, और परमारस, ये सारे किंगडम्स बन के आए। ठीक है, और ये जो चौहान्स थे वो राजपूताना एरिया में थे, चालुक्य और सोलंकी गुजरात एरिया में, और जो परमार है वो मालवा रीजन में उभर के आए। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है जो गुर्जर प्रतिहार की कंप्लीट हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट पालर्स ऑफ बंगाल। तो ये नॉर्थ इंडिया के गुर्जर प्रतिहारस के बारे में होता है। नेक्स्ट फिर पालर्स को जंप करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।